Okay, class, good morning. So as you all know, we have completed chapter number 2. So today we are going to start chapter number 3, and there will be a live class maybe on Saturday. ठीक है ना? Where we will discuss the doubts regarding your chapter 2 and chapter 1. Any of the doubts you can ask, that will be a doubt class, and I will be taking the doubt class once you have completed all your exercise question. Already I have told the exercise question, told the answers of the exercise question. If there is any other kind of doubt that you are not able to understand during the chapter, when you read the chapter, you can ask them. ठीक है? So we'll start this atoms and molecules. So सबसे पहले हमें कुछ बात ध्यान देनी है इसको पढ़ने से पहले, ठीक है ना? तो क्यों पढ़ रहे हैं हम एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स? तो केमिस्ट्री जो है केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जो दैट डील्स कंपोजिशन, स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, ठीक है ना? कि उसमें क्या कंपोजिशन है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है मैटर का, ठीक है ना? उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है. अभी स्टार्टिंग से हम प्रॉपर्टीज़ तो पढ़ते आ रहे हैं, तो मैटर के बारे में सब कुछ जानने के लिए हम लोग ये पढ़ते हैं. और एटम्स और मॉलिक्यूल्स जो हैं, द एटम्स आर द बेसिक बिल्डिंग स्ट्रक्चर फॉर एनी काइंड ऑफ मॉलिक्यूल, ठीक है ना? कोई भी अगर मैटर बनाना है तो उसमें बेसिक स्ट्रक्चर एटम्स होता है, ठीक है ना? अभी हम थोड़ा पढ़ेंगे इसके बारे में, एटम्स के बारे में और क्या क्या है, इसकी डिस्कवरी के बारे में पढ़ेंगे, सब कुछ पढ़ेंगे, ठीक है ना? तो हल्के हल्के थोड़ा थोड़ा करके डिस्कस करना शुरू करते हैं, ठीक है ना? और इसके लिए हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना? सो एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स दे डिफाइन अ सर्टेन काइंड ऑफ एलिमेंट, ठीक है ना? किसी एक एलिमेंट को डिफाइन करने के लिए एक एटम बताया जाता है कि दिस इज़ द एटम ऑफ दिस एलिमेंट. उस एटम से हम ये बता सकते हैं, अगर मेरे को बस एक एटम दिया जाए, उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दे दी जाए, तो मैं ये बता सकता हूँ कि ये एटम कौन से आपके एलिमेंट का है, ठीक है ना? ठीक है ना? तो वो कुछ नंबर्स होते हैं जिसके बारे में हमें जानना है, जो कि हम इस चैप्टर में आगे पढ़ेंगे. तो धीरे धीरे करके चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है ना? एक क्या कहते हैं, इंडियन साइंटिस्ट है, उनका नाम महर्षि कन्नड़ था, ठीक है ना? जो कि अभी नहीं, जो कि 5000 BC, मतलब बहुत पहले से. ये तो एटम्स की खोज तो अभी इन्होंने 18th सेंचुरी में करी है, लेकिन हमारे जो भी शास्त्र थे, ठीक है ना, जो भी शास्त्र थे, जो नालंदा और नालंदा यूनिवर्सिटी थी हमारे पास, तक्षशिला यूनिवर्सिटी थी, वहाँ पर जो हमारा मटेरियल जल गया सारा का सारा, जो पढ़ाई करी थी पहले हमारे साइंटिस्ट ने, उन सब किताबों में ऑलरेडी ये सब लिखा हुआ था कि परमाणु जो है वो सबसे छोटे पार्टिकल्स हैं. एटम्स मीन्स, एटम्स को हिंदी में कहते हैं अणु, और हमने परमाणु कहा गया था जो सबसे छोटे एलिमेंट्स थे हमारे, जो सबसे छोटा बिल्डिंग ब्लॉक था, उसको परमाणु कहा था. तो एटम्स उन्होंने इंग्लिश में कहा गया, हिंदी में इसको अणु कहते हैं, अणु, और हमारी एंशिएंट बुक में से परमाणु कहा गया, ठीक है ना? परमाणु कहा गया. और एक कुछ और साइंटिस्ट जो थे इंडियन, जैसे प्रकुदा गौतम, आप इसमें नाम देख सकते हो लिखा हुआ है, उन्होंने ये बताया था कि जब भी आप इन एटम्स को कंबाइन करोगे तो ज़रूरी नहीं कि हर बार रिएक्शन हो, लेकिन कुछ केसेस में रिएक्शन होगी, और मतलब वो मिलेंगे और वो कुछ नया एक प्रोडक्ट बना देंगे जिसकी प्रॉपर्टीज होगी एकदम डिफरेंट होगी. जैसे कि अभी हमने पढ़ा था कि एलिमेंट्स जब कंबाइन होते हैं तो वो कंपाउंड बनाते हैं. जब एलिमेंट्स कंपाउंड बन जाते हैं तो उनकी प्रॉपर्टी एकदम चेंज हो जाती है. इसका एग्जांपल मैंने आपको दिया था कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन दोनों फ्लेमेबल होती हैं. हाइड्रोजन बहुत तगड़ी ज़्यादा फ्लेमेबल होती है. अगर आप उसके पास ज़्यादा हाइड्रोजन के पास एकदम से कोई, अगर आपने फायर का या कुछ भी ऐसे कोई चीज़ ऐसे ले गए जो कि उसमें आग लगा सकती है, तो वहाँ सीधे बॉम्ब ब्लास्ट होगा. हाइड्रोजन इतनी ज़्यादा फ्लेमेबल होती है. और ऑक्सीजन के बारे में तो आप जानते हो कि ऑक्सीजन ना हो तो आपकी आग जलेगी ही नहीं. तो जो फायर जो जलती है वो ऑक्सीजन की वजह से ही जलती है. अगर आप ऑक्सीजन का अमाउंट ख़त्म कर दोगे तो फायर बर्न होना बंद हो जाएगी, ठीक है ना? बर्निंग विल स्टॉप. तो लेकिन जब आप इन दोनों को मिलाते हो, हाइड्रोजन ऑक्सीजन को मिलाते हो, तो क्या बनता है? हाइड्रोजन H2O बनता है, ठीक है ना? हाइड्रोजन डाइऑक्साइड जिसे बोलते हैं, यानी आप इसे वाटर बोलते हो. जो वाटर जो होता है दैट इज़ यूज टू एक्सटिंग्विश द फायर, ठीक है ना? तो प्रॉपर्टीज़ देखो एकदम से कैसे चेंज हो गई, ठीक है ना? एकदम रिवर्स हो गई प्रॉपर्टीज़, ठीक है ना? तो एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के बारे में ये दिस वाज द बेसिक इंट्रोडक्शन. तो हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करेंगे लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन. केमिकल कॉम्बिनेशन क्या है? केमिकल कॉम्बिनेशन का मतलब ये है कि
जब भी ये आपस में केमिकली कंबाइन होंगे, जब भी ये कंबाइन होंगे तो कौन से लॉस को फॉलो करेंगे, ठीक है ना, कौन से लॉस को फॉलो करेंगे। मतलब कोई ना कोई एक बेसिक रूल होना चाहिए ना कि हाँ ये वाला एटम इसके साथ कंबाइन होगा, ये इतना ग्राम रहेगा, ये इतना ग्राम रहेगा, तो ये पूरा पूरा कंबाइन होकर ये इतने ग्राम बना देगा, ऐसा कुछ होना चाहिए हमारे पास, है ना। तो इस सब को बताने के लिए वी हैव लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। वी विल स्टडी ओनली 2 लॉज हेयर, देयर आर मोर देन 2, ठीक है ना, बट इन योर सिलेबस टिल योर क्लास देयर आर ओनली 2. First law is law of conservation of mass and second law is law of constant proportion. इसके अलावा और भी बहुत सारे लॉज हैं, लॉज ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन के लुसिक्स लॉ, ठीक है ना, और एवोगैड्रोस लॉ, बहुत सारे लॉ हैं इनके बेसिस पे आपको कि केमिकल कॉम्बिनेशन कैसे होगी ये हेल्प करती है। लेकिन टिल नाउ योर सिलेबस कंसिस्ट ऑफ 2 टाइप्स ऑफ 2 लॉज, ठीक है ना। पहला लॉ है आपका, पहले तो हम लिखते हैं लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो आप लिख सकते हो सम इम्पॉर्टेंट लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन that defines how atom will combine with each other and form a product is known as laws of chemical combination, ठीक है ना। तो सबसे पहले एंटोनी एड लेवोजियर ने हमें कौन सा दिया था, पहला लॉ दिया था, उस लॉ का नाम है आपका, फर्स्ट लॉ का नाम दिया था, उस लॉ का नाम है, लिखो यहाँ पर बेटा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ। क्या कहता है लॉ, पहले इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, फिर एक्टिविटी देखेंगे, फिर समझेंगे। डेफिनेशन कहती है मैटर in matter mass can neither be created nor be destroyed it can only transfer from one, ठीक है, from one from one, ठीक है ना, मास की नीदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, ठीक है ना। तो ये जो लॉ है ये बोलता है कि जब भी आपकी रिएक्शन हो रही होगी, एक रिएक्शन लिख देता हूँ मैं ऐसे ही, A प्लस बी गिव्स C प्लस D, ऐसी एक रिएक्शन है मान लो, तो इसमें क्या होगा, मास ऑफ A प्लस B विल ऑलवेज बी इक्वल टू मास ऑफ C प्लस D। ये A और B चेंज हो गए C और D में, लेकिन जो मास था इनका, कंबाइंड मास था रिएक्टेंट का, वो कंबाइंड मास था प्रोडक्ट होगा। दैट मीन्स मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है ना। मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट, ये आपको याद रखना है। दिस इज बेसिकली लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है ना। अब इसको देखने के लिए हम एक एक्टिविटी करके देखेंगे, जो आपकी एक्टिविटी 3.1 है, इस पर गौर करेंगे। तो क्या करेंगे, कॉपर सल्फेट लेंगे, सोडियम सल्फेट लेंगे, ठीक है, ये दोनों लेंगे। कोई भी एक, आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, इनमें से कोई एक कॉम्बिनेशन ले लेते हैं, ठीक है ना। तो क्या किया है, 1.25 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट ले लिया, ठीक है ना, और क्या लिया, 1.43 ग्राम्स ऑफ, क्या लिया बेटा, सोडियम कार्बोनेट, ठीक है ना। इसकी जब रिएक्शन होगी तो आपको मिलेगा Na2SO4 प्लस CaC, ठीक है, ये मिलेगा। हाँ,
तो क्या करना है हमें, हमें क्या करना है, वी नीड टू कंबाइन देम एंड सी दैट कि ये वाला जो मास था और ये वाला मास था उसमें फ़र्क क्या है। तो क्या करते हैं, एक फ्लास्क ले लेते हैं, कोनिकल फ्लास्क, ठीक है ना, एक कोनिकल फ्लास्क ले लेते हैं, ठीक है ना। इसके ऊपर हम क्या लगाएंगे, कॉर्क लगा देंगे, कॉर्क लगा देंगे। लेकिन कॉर्क लगाने से पहले क्या करेंगे, एक धागे से यहाँ पर क्या करेंगे, एक टेस्ट ट्यूब को यहाँ पर बांध के रखेंगे, ठीक है ना, ऐसे बांध के रखते हैं। अब क्या है बेटा, इसको कहते हैं स्मॉल इग्निशन ट्यूब, स्मॉल इग्निशन ट्यूब, ठीक है ना। इसके अंदर कौन सा केमिकल डाल रखा है हमने डाल रखा है इसमें CuSO4, ठीक है ना। और यहाँ जो ये सॉल्यूशन है किसका है, ये है Na2CO3, ठीक है ना। इसमें 1.43 ग्राम Na2CO3 था और इसमें 1.25 ग्राम क्या CuSO4 था, इस सॉल्यूशन। हमने क्या किया, इसको एक वेइंग बैलेंस में रख दिया, उसका वेट कर लिया, ठीक है ना। फिर क्या करेंगे, हम इस कोनिकल फ्लास्क को टिल्ट करेंगे और इसका जो अमाउंट है सब इसमें मिला देंगे। मिलाने के बाद हमारे पास रिएक्शन में ये आ जाएगा। अभी इस समय हम दोबारा से इसको वेइंग मशीन में रखेंगे और चेक करेंगे कि वेट में चेंज हुआ या नहीं हुआ। तो वेट में चेंज क्यों होगा या नहीं होगा ये हमें जानना है, ठीक है ना। तो अगर हम कंजर्वेशन ऑफ मास वाले लॉ के देखें तो मास ऑफ रिएक्टर और मास ऑफ प्रोडक्ट बराबर होना चाहिए, कुछ भी इसमें से बाहर नहीं निकला, ना कोई हवा भी बाहर नहीं निकली है इसमें से, क्योंकि मैंने कॉक लगा दिया। कॉक लगाने का रीज़न क्या था कि अगर मान लो ये रिएक्शन ऐसी होती जिसमें इवोल्यूशन ऑफ गैस हो रही थी तो वो गैस को भी यहाँ से छोड़ के नहीं जाना, क्योंकि गैस का वेट भी मैटर करेगा ना, तो गैस को भी छोड़ के नहीं जाना है यहाँ से। तो इसलिए मैंने यहाँ कॉक लगा रखी है। अगर मान लो एक रिएक्शन हो रही है जिसमें हमारी गैस इवॉल्व हो रही है तो उसके लिए हमने कॉक लगाई है कि कुछ भी यहाँ से हमारा लूज़ नहीं होना चाहिए, कुछ भी अमाउंट लूज़ नहीं होना चाहिए। जब हमने इसको दोबारा वेट किया तो इसका वेट कितना आया, इसका वेट आया हमारे पास 2.68 ग्राम्स, ठीक है ना। इसका वेट आएगा हमारा 2.68 ग्राम्स। और हम ध्यान से देखेंगे तो जो इसका मास है, मास ऑफ रिएक्टेंट कितना है, इसका मास कितना है 1.25 प्लस 1.43, इसको जब ऐड करेंगे तो कितना आ गया बेटा 2.68, ठीक है ना। तो यानी कि हमने क्या देखा, देयर वॉज नो चेंज इन मास ऑफ रिएक्टेंट इन द मास ऑफ प्रोडक्ट आफ्टर द रिएक्शन because nothing we are lose nothing from the conical flask। तो conical flask में कुछ भी हमने लूज नहीं किया, रिएक्शन होने के बाद भी उसका मास सेम है। दिस वॉज द फर्स्ट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इजी है बेटा, इसमें कुछ डिफरेंस नहीं है, ठीक है ना। तो मास ऑफ द फ्लास्क हमने चेंज नहीं किया। अगला एक इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाई डू शुड वी पुट अ कॉर्क ऑन द माउथ ऑफ द फ्लास्क सो दैट वी डोंट लूज एनीथिंग फ्रॉम द रिएक्टेंट, ठीक है ना। कोई मास लूज नहीं होना चाहिए, प्रोडक्ट का कोई मास हमारा इसको लीव नहीं करना चाहिए, इसको फ्लास्क को, ठीक है ना। और रिएक्शन होगी, ठीक है ना, रिएक्शन विल बी अकरिंग इनसाइड दिस, ठीक है ना। तो इससे हमें एक ये वाला जो पहला हमारा लॉ था ये प्रूफ के समझ में आता है। तो एक एग्जांपल अगर देखना चाहें, ठीक है ना, एग्जांपल अगर देखना चाहें तो ऐसा कर सकते हैं कि अगर मैं ले लेता हूँ H2 और Cl2, ठीक है ना। इसका मॉलिक्यूलर मास 2 है, इसका मॉलिक्यूलर मास कितना है 71, ठीक है ना। अभी हम बताऊँगा मैं कैसे आया 2, कैसे आया 71। अभी इस मान के चलो कि ये आपको पता है इसका मास 2 है, गिवन है, इसका मास 71, ठीक है ना। इसके बाद क्या बनेगा, HCl बनेगा। कितना HCl बनेगा बेटा, 2 HCl बनेगा। जो ये HCl बनेगा इसका मास कितना होगा, इसका मास होगा 2 इंटू 36.5, क्योंकि HCl का मास कितना है बेटा 36.5, ठीक है ना। इसको मल्टीप्लाई करो तो वहाँ से कितना है बेटा आंसर 73। 36.5 इंटू 2 करोगे तो कितना आएगा बेटा 73, ठीक है ना। समझ में आई वाली बात। तो ये देखो इसमें मास, इसका टोटल मास कितना था 73। तो टोटल मास जो है वो दोनों तरफ कितना रहता है, हमेशा सेम रहता है, ठीक है ना। दिस इज व्हाट योर कंजर्वेशन ऑफ मास स्टेट्स, ठीक है ना। नाउ वी विल मूव टूवर्ड्स नेक्स्ट कंजर्वेशन ऑफ मास के बाद पढ़ेंगे अब हम लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। व्हाट इज दो सेकंड हुआ है, लॉ 2 है, कौन सा बेटा लॉ
क्या कहता है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन? द केमिकल कंपाउंड ऑलवेज कंसिस्ट ऑफ सेम एलिमेंट कंबाइंड टुगेदर इन सेम प्रोपोर्शन बाय मास, ठीक है ना। चाहे आप उसमें कितना भी अमाउंट डालो वो हमेशा सेम प्रोपोर्शन में ही मिलेगा। फॉर एग्जांपल अगर आप CO2 को देखो कैसे बनती है, C+O2 गिव्स CO2। आपको पता है, आपको बताया जाए कि अगर 6 ग्राम्स ऑफ कार्बन लो आप, ठीक है ना, और 32 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन ले लो, तो मिक्स होने के बाद वो सॉरी 12 तो वो क्या बनाएगा आपका 44 ग्राम्स आपका क्या बनेगा, CO2 बनेगा। इन्होंने ये बता दिया कि ऐसा होगा। अब अगर आप क्या करोगे, यहाँ पर आप 20 ग्राम्स ले लोगे कार्बन का और यहाँ इसको 40 ग्राम्स का ले लोगे, तो भी क्योंकि रेशियो क्या था बेटा, रेशियो ग्राम्स का रेशियो क्या था 12:32, दैट मीन्स द रेशियो इज 3:8। रेशियो क्या था बेटा, 3:8 का रेशियो था। तो यहाँ भी जो कॉम्बिनेशन होगा वो 3:8 में ही होगा। तो अगर 20 को हम देखें, 40 को देखो, इसमें कम क्या चीज़ है, कम हमारे पास ऑक्सीजन है। क्यों कम है, देखो ऑक्सीजन, क्योंकि जब 12 था तो 32 था, यहाँ भी 8 बढ़ा है, यहाँ भी 8 बढ़ा है, तो यानी कि ये कम है। तो अगर ये 40 ग्राम्स है तो कितने ग्राम्स कार्बन के साथ मिलेगा, क्योंकि रेशियो कितना है 3/8 है, तो 8 से डिवाइड करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना। तो कितना अमाउंट की मिक्स होगा हमारा, सिर्फ 15 ग्राम्स। तो इसका मतलब यहाँ पर जो कॉम्बिनेशन होगा वो सिर्फ कैसे कितना होगा, 15 ग्राम्स इसका होगा और 5 ग्राम्स ये कार्बन अलग रह जाएगा यहाँ पर पीछे, ठीक है ना। और इसका पूरा 40 ग्राम्स यूज़ हो जाएगा और यहाँ कितना बनेगा, यहाँ बनेगा 55 ग्राम्स ऑफ CO2, ठीक है ना। देखो अब टोटल कितना है यहाँ पर टोटल कितना था 40 + 20, आपने कहा यहाँ 60 ग्राम्स था, तो यहाँ पर भी 60 ग्राम्स होना चाहिए था, लेकिन जो यूज़ हुआ यहाँ पर वो कितना ग्राम था, 55 ग्राम। दैट्स वाई 55 ग्राम ही यहाँ पर यूज़ हुआ, इसलिए यहाँ पर कितना बना, सिर्फ 55 ग्राम। तो देखो हमने मास ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास भी यहाँ पर प्रूव कर दिया, और क्योंकि 5 ग्राम यहाँ लेफ्ट रह गया था तो ये 5 ग्राम इधर ही रह गया, ठीक है ना। तो टोटल अभी भी इसका अमाउंट कितना है, 60 है, क्योंकि आपने एक अगर फ्लास्क में करा रहे हो, आपने कार्बन डाली फिर ऑक्सीजन डाली, आपने मिक्स होने का इंतजार किया, तो उसमें कार्बन जो है वो अलग से 5 ग्राम अलग से रह जाएगा और ऑक्सीजन पूरी की पूरी वहाँ पर यूज़ हो जाएगी। तो देखो क्योंकि इनका प्रोपोर्शन जो था ये 3/8, ये हमेशा मेंटेन रहेगा, ठीक है ना, तभी तो CO2 बनेगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो CO2 बनेगा ही नहीं, तो क्योंकि ये मेंटेन रहेगा, दैट्स वाई ये क्या है, रेशियो ऑफ मास, दिस इज रेशियो ऑफ मास, ठीक है ना, ये रेशियो ऑफ मास, ये हमेशा क्या रहेगा, ये इंटैक्ट रहता है हमेशा, दैट्स वाई ये हमेशा CO2 बनाता है, ठीक है ना। तो यही कहता है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, यही कहता है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, ठीक है ना। तो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन यही कहता है कि जब भी आपका मिक्सिंग होगी तो कैसे होगी, एक रेशियो में होगी। अब H2O की मिक्सिंग अगर आप देखो तो कैसे होती है, अगर बाय मास देखो मैं, तो बाय मास होती है 2:16 में, तो कितना रहता है 1:8 रहता है इसका। कैसे पता चला मेरे को, क्योंकि देखो H2 कितना लेंगे और O2 कितना लेंगे, हमें बताया जाता है ऐसे कि H2 कितना लेते हैं, H2 कितना लेते हैं यहाँ पर 2 ग्राम्स, ऑक्सीजन कितना लेते हैं 32 ग्राम्स, और बनता कितना है ये 18 ग्राम्स, ठीक है ना। तो क्योंकि ये 2 ग्राम और है यहाँ पर, ठीक है ना, ये 18 ग्राम बनता है। तो जब हम ये 2 ग्राम्स लेते हैं, 32 ग्राम्स लेते हैं, तो 32 नहीं, ये 32/2 16 ग्राम्स, 2 ग्राम्स 4 ग्राम्स, ये 4 ग्राम्स लेंगे, ये 2 × 18 ग्राम्स आएगा, ठीक है ना, ऐसा कुछ कॉम्बिनेशन। तो ये आपको गिवन होगा कि 4 ग्राम जब आप हाइड्रोजन लोगे, 32 ग्राम्स ऑक्सीजन लोगे, तो 2 × 32 दैट इज 36 ग्राम आपका क्या बनेगा, H2O बनेगा। तो लॉ ऑफ क्या कंजर्वेशन ऑफ मास यहाँ पर प्रूव हो गया।
अब इसके रेशियो को देख लेते हैं। तो 4:32 का रेशियो है, दैट मीन्स 1:8 का रेशियो, जो मैं आपको बता रहा हूँ 1:8 का रेशियो आ जाएगा। यानी कि आप अगर 1 ग्राम अगर आप हाइड्रोजन ले लोगे और 8 ग्राम से अगर आप क्या करोगे ऑक्सीजन लोगे, तो आपका वाटर बनेगा, ठीक है ना, वाटर बनेगा। और वो कितना बनेगा, वो सिर्फ बनेगा कितना, 9 ग्राम्स। तो 9 ग्राम्स आपका क्या बन जाएगा, वाटर बन जाएगा, ठीक है ना। कंजर्वेशन ऑफ मास तो चलेगा ही, और ये केमिकल कॉम्बिनेशन होगा इसके हिसाब से होगा, ठीक है ना। तो इस कांस्टेंट प्रोपोर्शन को देखेंगे तो हमारा जो बन रहा है, जो भी हमारा बनेगा वो कैसे बन रहा है, H2O बन रहा है। तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो अगर मैं हाइड्रोजन ऑक्सीजन को इन कंपैरिजन टू एटम्स देखूँ या और एटम्स देखूँ मॉलिक्यूल में, तो ये क्या है 2:1 के रेशियो में, 2:1 के रेशियो में किस में है, बाय वॉल्यूम। इनका वॉल्यूम जो रहेगा वो किस में रहेगा, 2:1 का रेशियो। लेकिन मास का रेशियो क्या है, 1:8, क्योंकि मास जो होता है ऑक्सीजन का ज़्यादा होता है और हाइड्रोजन का कम होता है, ठीक है ना, मास उसका ज़्यादा होता है। तो हम बाय मास ही देखते हैं इसको, मास ही देखते हैं क्या कौन सा प्रोपोर्शन किस कांस्टेंट प्रोपोर्शन में हमेशा मिक्स होता है। तो H2O में हमेशा ये इसी प्रोपोर्शन में मिक्स होंगे, ठीक है ना, कि अगर इतने ग्राम ये दोगे तो उसके हिसाब से इंटू 8 ग्राम्स कितना आपको ऑक्सीजन लगेगी। अगर आपने 10 ग्राम्स ले लिया तो 80 ग्राम्स आपको ऑक्सीजन लेनी पड़ेगी। दिस इज योर लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, ठीक है ना। तो क्या करते हैं अब हम इसमें क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चंस करके देख लेते हैं, ठीक है ना। एक क्वेश्चन करके देख लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, ठीक है ना। तो एग्जाम्पल देखते हैं। पहला एग्जाम्पल क्या है, देर इज 12 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है ना, वी हैव 12 ग्राम ऑफ CaCO3, ठीक है ना। ये आपको करना है बेटा कॉपी में, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर 12 ग्राम ऑफ CaCO3 वॉज हीटेड, ठीक है ना, वॉज हीटेड टिल नो फर्दर लॉस ऑफ वेट। हाँ, इसको थोड़ा सा हम हीट अप करते हैं जब तक इसमें वेट 12 ग्राम रहता है, ठीक है ना। उसके बाद इसमें क्या करते हैं, 5.28 ग्राम्स ऑफ CO2 इज पास्ड इन, तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड हम पास कराते हैं, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं, इसको जब CaCO3 को हीट करेंगे तो क्या होगा, इसमें क्या हमारा प्रोड्यूस होगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगी, ठीक है ना, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगी। कौन सी रिएक्शन है, CaCO3 व्हेन हीटेड अप गिव्स CaO प्लस CO2। तो हमने क्या किया, हमने ये देखा कि इसमें हमारा जो मास जो हमारा लूज हो जाएगा, जो इसमें मास हमारा लॉस हो जाना चाहिए वो कितना हो जाना चाहिए, 5.28 ग्राम। तो आपने क्या किया, एक वेइंग मशीन के ऊपर रखा इसे, और वेइंग मशीन के ऊपर रखने के बाद इसको आपने हीटअप करना शुरू किया। जैसे ही आपका 5.28 ग्राम इसमें लूज हुआ, आपका वेट जो है वो 12 माइनस 5.8 यानी कि 6.72 ग्राम्स जब रह गया इसका वेट, इस बीकर का जो वेट था वो कितना रह गया, 6.72 ग्राम्स रह गया, तब तक आपने उसे हीट किया, उन्होंने ये बोला, ठीक है ना। तो और इसमें जो रेसिड्यू होगा CaO का वो कितना होगा ये बताना है आपको। जो CaO का रेसिड्यू होगा, रेसिड्यू बनेगा, जो वेट होगा वो आपको बताना है कि कितना है, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, आपको ये बताना है जब आपने 12 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट को हीट किया तो आपको कितना CaO मिलेगा और कितना CO2 मिलेगा, ये किसके थ्रू बताना है हमें, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के थ्रू बनाना। तो ये हमारी रिएक्शन थी, ये मेरी रिएक्शन थी। अब इस रिएक्शन में हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना, इस रिएक्शन में हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना, इस रिएक्शन में हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। तो लिखा हुआ है यहाँ पर, दिस इज इन स्टार्टिंग दिस इज 12 ग्राम्स, ठीक है ना। आफ्टरवर्ड्स कार्बन डाइऑक्साइड इज 5.28 ग्राम्स। कार्बन डाइऑक्साइड की प्रोड्यूस हुई, जब कार्बन डाइऑक्साइड 5.28 ग्राम्स प्रोड्यूस होगी तो हमारी कैल्शियम ऑक्साइड कितने ग्राम्स प्रोड्यूस होगी, क्योंकि हमें पता है जब ये रिएक्शन हो चुकी है तो मास ऑफ रिएक्टेंट जो था स्टार्टिंग में इसके बराबर होगा मास ऑफ प्रोडक्ट के बराबर होगा। दैट मीन्स 12 ग्राम इज इक्वल टू, इसका ग्राम्स मान लेते हैं x प्लस 5.28 ग्राम्स, ठीक है ना। यू नीड टू कैलकुलेट दिस x, ठीक है ना। तो कितना आएगा बेटा, तो x कैन बी रिटन एज 12 ग्राम माइनस 5.28 ग्राम्स, ठीक है ना। कितना आ गया आंसर बेटा, 6.72 ग्राम्स। तो इससे हमें क्या पता चला, इससे हमें ये पता चला कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की हेल्प से हमने क्या पता निकाल लिया, हमने निकाल लिया कि कैल्शियम ऑक्साइड कितना प्रोड्यूस होगा,
वहाँ पर होगा 6.72 ग्राम ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड विल बी अवेलेबल विद अस व्हेन वी हैव लॉस 5.28 ग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब वेट जब हमने 5.28 ग्राम लूज कर दिया तो हमारा 6.72 ग्राम वहाँ पर आपकी कैल्शियम ऑक्साइड आ जाएगी जब आपने इसको हीट किया। ठीक है ना। इस समय इसमें कैल्शियम कार्बोनेट बिल्कुल नहीं बचा है। ठीक है ना, इसलिए हमने इसको 12 ग्राम के इक्वल बनाया। ठीक है ना, तो हम इसको हीट करना है। जब हमारी 5.28 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी उस समय पे आपको CEO बताना था कितना आपका बचा। तो दिस वॉज वेरी इजी क्वेश्चन। ठीक है ना, ठीक है ना। ऐसे ही आपका एक क्वेश्चन दिया हुआ है, एक क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है ना, पेज नंबर 32 पे। ठीक है ना, तो उसमें लगा इन रिएक्शन 5.3 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट रिएक्टेड विद 6 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड। द प्रोडक्ट्स वर 22 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड 9 ग्राम ऑफ वाटर एंड 8.2 ग्राम ऑफ। शो दैट दिस ऑब्जर्वेशन आर इन एग्रीमेंट विद कंजर्वेशन ऑफ लॉ ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन। तो आपको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास बस इसको प्रूव करके दिखाना है। तो क्वेश्चन में आपको सब कुछ दिया हुआ है। ठीक है ना, इसको करके देखते हैं एक बार। ठीक है ना, तो क्या क्या दिया हुआ है बेटा, देखो। सबसे पहले दिया है आपको रिएक्शन सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, इसमें क्या ऐड कर रखा है, एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड का फॉर्मूला होता है CH3COOH। ठीक है ना, इसमें जब आप क्या डालते हो, दोनों को मिलाते हो तो क्या बनता है, सोडियम एसिटेट CH3COONA बनता है। ठीक है ना, और आपका क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, और क्या बनता है आपका, वाटर बनता है। ठीक है ना, ये सब आपकी रिएक्शन है, ये ऑलरेडी गिवन है आपकी। ठीक है ना, आपको इनके मासेस भी गिवन है। इसका मास कितना दिया हुआ है बेटा, 5.3 ग्राम्स। ठीक है ना, एसिटिक एसिड का मास कितना दिया है, 6 ग्राम्स। ठीक है ना, इसका मास कितना दिया है बेटा, ये कितना प्रोड्यूस हुआ, ये हुआ 2.2 ग्राम्स। ठीक है ना, यहाँ पर कितना प्रोड्यूस हुआ बेटा, 9 ग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड 8.2 ग्राम्स ऑफ वाटर। ठीक है ना, ये आपके सब इन्होंने मासेस बताए थे। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है आपका, लॉ ऑफ कंजर्वेशन में कहता है कि मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है ना, ये दोनों बोलते हैं। तो मास ऑफ रिएक्टेंट कितना हो गया, 5.3 प्लस 6, दिस शुड बी इक्वल टू 2.2 प्लस 9 प्लस 8.2। करके देखते हैं। सॉरी 0.9 प्लस 8। ठीक है ना, तो ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 6 5 11.3 ग्राम्स आ जाएगा टोटली। और यहाँ पर ऐड करेंगे कितना आ जाएगा, देखिए 2.2, 0.9 और 8.2, इसको प्लस करना है। 2 2 4 9 4 13, 1 ऊपर गया, 8 और 2 10 और 1 11, कितना है बेटा 11.3। तो हैंस मास ऑफ प्रोडक्ट रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट, देयरफॉर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इज अप्रूव्ड। ठीक है ना, हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास भी क्या हो जाएगा, यहाँ से अप्रूव हो जाएगा। तो आपको क्या करना है बेटा, आपको क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करना है। होमवर्क में क्या करना है आपको इसी में क्वेश्चन नंबर 2 कर लेना है। ठीक है ना, आई विल डिस्कस दिस क्वेश्चन ऑल्सो। और आपको एक क्वेश्चन और दूंगा मैं। ठीक है ना, वो आपके अभी मैं ग्रुप में पोस्ट कर दूंगा, तो वो क्वेश्चन आपको करना है। ठीक है ना, और जो भी आपके डाउट्स बनते हैं वो आप डाउट्स बना के रखिए, क्योंकि आपकी डाउट क्लास होने वाली है सैटरडे को, एंड सैटरडे को आई विल टेक योर डाउट क्लास एंड वी विल सी व्हाट हैपन। ठीक है ना, आपके डाउट्स आ रहे, यू आर वेलकम विद ऑल योर डाउट्स। ठीक है ना, सो फॉर द नेक्स्ट टॉपिक डेल्टन एटॉमिक थ्योरी। ठीक है ना, जो नेक्स्ट टॉपिक है डेल्टन एटॉमिक थ्योरी, जो कि जॉन डेल्टन ने दी थी, वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास। ठीक है ना, इसके कुछ पॉस्टुलेट डिस्कस करेंगे, और फिर ये भी डिस्कस करेंगे कि इन्होंने गड़बड़ी क्या करी, इन्होंने कुछ गड़बड़ी भी करी थी उसके बारे में। दैट मीन्स द लिमिटेशंस वी विल आल्सो डिस्कस। ठीक है ना, तो वी विल डिस्कस द लिमिटेशंस एज वेल एज द एटॉमिक थ्योरी ऑफ डेल्टन इन नेक्स्ट क्लास। यू हैव टू कंप्लीट द क्वेश्चन नंबर 1 and 2, जो मैंने अभी 1 तक करके दिखाया है वो, और 2 ऑल्सो भी आपको क्वेश्चन नंबर 2 भी करना है आपको कॉपी में। ठीक है ना, आई विल पोस्ट सम मोर क्वेश्चन इन योर ग्रुप, यू हैव टू सॉल्व देम ऑल्सो। ठीक है ना, फॉर योर होमवर्क, एंड यू हैव टू सबमिट दिस होमवर्क इन योर क्लासरूम ऐप। ठीक है ना, क्लासरूम ऐप में आप सबमिट करोगे इन PDF बना के। ठीक है ना, एडोब से आप PDF बनाओगे, एडोब स्कैन से PDF बनाओगे और वहाँ सबमिट करोगे। ठीक है ना, प्लीज़ डू इट सो दैट आई कैन गिव यू अटेंडेंस। ठीक है ना, सम ऑफ द स्टूडेंट्स आर वेरी शॉर्ट ऑफ अटेंडेंस इन माई क्लास, सो प्लीज़ मेक श्योर यू ऑल आर अटेंडिंग द क्लास। और अब से अगर आपको अटेंडेंस चाहिए तो what more you have to do is, when you are seeing this video, you have to comment on this video that क्या टॉपिक
मैं मतलब मैंने कुछ इसमें क्या क्या पढ़ा है, अंदर कोई टॉपिक, जैसे मैंने ऊपर इसकी हेडिंग लिख रखी है कि मैंने ये टॉपिक पढ़ा है, उसके अलावा अगर इसमें जो टॉपिक पढ़ाया गया उसके बारे में आपको लिखना है, ठीक है ना। मैं एक टॉपिक हमेशा छोड़ दूंगा जो मैं इसमें पढ़ा रहा हूँ, उस टॉपिक के बारे में आपको लिखना है, ठीक है ना, कि आपने ये टॉपिक पढ़ाया सर, और नीचे अपना नाम लिख देना है, योर नेम एंड योर नेम एंड द टॉपिक, ये लिखना है आपको हमेशा हर उसके नीचे, तभी आपको मैं अटेंडेंस मार्क करूँगा, ठीक है ना। एंड डू सब्सक्राइब द चैनल ऑल्सो, ताकि आपको मेरे को पता चले कि हाँ मेरे सब्सक्राइबर भी है, यानी यू आर माई स्टूडेंट्स ऑल्सो, ठीक है ना। थैंक यू।